किसी भी देश के इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि एक गहरे जख्म की तरह। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही दिन की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ संसद की दीवारों को नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की रूह को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। दिल्ली की वो सर्द सुबह बिल्कुल आम थी। संसद भवन के अंदर रोज की तरह राजनीतिक बहसों का शोर था। बाहर सब कुछ शांत, सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। जी हां, सुबह के 11:40 तक सब ठीक था और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। सुबह की वो खामोशी गोलियों की गूंज से टूट गई। भारत के लोकतंत्र के दिल पर दहशत ने दस्तक दे दी थी। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक सफेद एम्बेसडर कार से। उस पर गृह मंत्रालय का एक नकली स्टिकर लगा था और ऊपर एक लाल बत्ती, ताकि किसी को शक न हो। और वो तेजी से संसद के गेट नंबर 12 से अंदर दाखिल हो गई। एक ऐसा धोखा जो इतना असली लग रहा था कि किसी को शक करने का मौका तक नहीं मिला। जरा सोचिए उस बदलाव के बारे में। कुछ ही लम्हे पहले जो हॉल राजनीतिक तर्कों और बहसों से गूंज रहा था, अब वही हॉल गोलियों और धमाकों की आवाज से कांप रहा था। सुरक्षा का वो एहसास एक पल में घेराबंदी के खौफ में बदल गया, और जो बहस शब्दों की थी वो अब जिंदगी बचाने की जंग बन चुकी थी। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश का नतीजा था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उन धागों को जोड़ने के लिए जिनसे ये पूरा खूनी जाल बुना गया था। इस हमले के तार सीधे जुड़ते हैं 1999 में हुए IC-814 विमान अपहरण से। तब अपहरणकर्ताओं की मांग मान ली गई थी और खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल साबित हुई। ठीक एक साल बाद 2000 में अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बना लिया, और क्योंकि वो भारतीय जेलों में रहा था, उसे हमारी सुरक्षा की कमजोरियों का अच्छा खासा अंदाजा था, और इसी जानकारी का इस्तेमाल उसने अपने सबसे बड़े हमले की योजना बनाने में किया। जमीन पर इस प्लान को एक एक करके अंजाम दिया गया। सबसे पहले कश्मीर में 5 आतंकियों का एक सुसाइड स्क्वाड तैयार किया गया। फिर अफजल गुरु नाम के एक स्थानीय मददगार ने उन्हें दिल्ली पहुंचाया। यहां पहचान छिपाने के लिए एक सफेद एम्बेसडर कार, फर्जी आईडी कार्ड्स और एक लाल बत्ती का इंतजाम हुआ। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह कि उन्होंने 30 किलो विस्फोटक जमा किए, जो साफ इशारा कर रहा था कि वो एक लंबे बंधक संकट की तैयारी करके आए थे। तो चलिए अब वापस लौटते हैं हमले के उन 45 मिनटों पर। वो 45 मिनट जब संसद भवन एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। यकीनन ये देश के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण और लंबे 45 मिनट थे। तो सवाल ये है कि जब लोकतंत्र की दीवारों पर गोलियां बरस रही थी, जब दहशत उसके दिल में घुसने की फिराक में थी, तब उन आतंकियों और पूरी तबाही के बीच आखिर कौन खड़ा था? वो थे हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मी, CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी, जिन्होंने सबसे पहले खतरा भांप लिया और उस कार को रोकने की कोशिश में अपनी जान दे दी। वॉच एंड वार्ड स्टाफ के JP यादव, जो गोली लगने के बाद भी अपनी आखिरी सांस लेने से पहले इमरजेंसी अलार्म बजाकर सबको अलर्ट कर गए। और कांस्टेबल संतोष कुमार, जिन्होंने अकेले ही 5 में से 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस हमले में माली देशराज जैसे बेगुनाह लोग भी मारे गए। आतंकियों का प्लान बिल्कुल साफ था, संसद भवन के अंदर घुसना और सांसदों को बंधक बनाना। लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ और तेजी ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जैसे ही JP यादव का अलार्म बजा, पलक झपकते ही संसद के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर दिए गए। ये एक फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। इसने सांसदों को अंदर महफूज रखा और आतंकियों को बाहर ही फंसा दिया। करीब 45 मिनट की उस भीषण लड़ाई के बाद 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे। 9 बहादुर जानें शहीद हो चुकी थीं। संसद के अहाते में गोलियों की आवाज तो थम गई थी, लेकिन लोकतंत्र पर हुए इस हमले ने एक बहुत बड़े भू राजनीतिक संकट को जन्म दे दिया था। संकट अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब शुरू हुआ था। हमले की जांच में शक की सुई सीधे पाकिस्तान पर जा रही थी, और देखते ही देखते 2 परमाणु शक्ति वाले देश जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। भारत का जवाब बहुत बड़ा और सीधा था। ऑपरेशन पराक्रम के तहत करीब 5 लाख भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात कर दिया गया। ये पिछले कई दशकों में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट था।
हालात इतने तनावपूर्ण थे कि दोनों देश युद्ध के बहुत करीब आ गए थे। और इसी तनाव के बीच उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों ने पूरे देश के गुस्से और इरादे को एक आवाज दी। उन्होंने कहा, हम अपनी ताकत पर आतंकवाद को खत्म करेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी। लगभग 10 महीनों तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थामे रखीं। एक विनाशकारी युद्ध होना लगभग तय लग रहा था। आखिरकार बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और गहन कूटनीति के बाद यह तनाव कम हुआ और एक बहुत बड़ा सैन्य टकराव टल गया। तो सरहद पर तनाव तो कम हो गया, लेकिन देश के अंदर न्याय की असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। एक बहुत लंबी और पेचीदा कानूनी जंग, ताकि इस हमले के दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके। इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR गिलानी को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। शौकत गुरु की मौत की सजा को 10 साल की सजा में बदल दिया गया। हमले का जो मास्टरमाइंड था गाजी बाबा, वो 2003 में एक एनकाउंटर में मारा गया और जो मुख्य साजिश करता था अफजल गुरु, उसे मौत की सजा सुनाई गई। अफजल गुरु को फांसी तक पहुंचाने का सफर एक दशक से भी ज्यादा लंबा चला। 2002 में उसकी गिरफ्तारी हुई। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को कंफर्म किया। कई सालों तक मामला दया याचिका पर अटका रहा और फिर आखिरकार 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उसे फांसी दे दी गई। तो हाँ, हमला नाकाम कर दिया गया और इंसाफ भी हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी बाकी है। क्या इस पूरी घटना ने हमारी सुरक्षा में किसी बहुत बड़ी और गहरी कमजोरी की तरफ इशारा नहीं किया? इस हमले की विरासत आज भी हमारे साथ है। इसे एक बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर माना गया, जिसके बाद संसद की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाया गया। इसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और सबसे बढ़कर यह हमें आतंकवाद के उस खतरे की एक कठोर याद दिलाता है जो आज भी एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है।